अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका के क्या हो रहा भाई? राष्ट्रपति ट्रम्प ने तूफान मचा रखा है, हंगामा कर रखा है और सारे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को, नियम कानूनों को तोड़ करके वो एक कब्जा अभियान चला। और उसी कब्जा अभियान के तहत पिछले दिनों जिस तरीके से टेरिफ वार उन्होंने छेड़ा था, उससे पूरी दुनिया को परेशान कर रखा। और उसके बाद तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरीके से अपहरण उन्होंने किया, वो अपने आप में अद्भुत था, अद्वितीय था। और उससे पूरी दुनिया थर्रा उठी, कांप उठी। और उसके बाद उसी तर्ज पर वो लगातार थ्रेटनिंग करने का काम कर रहे हैं दुनिया के तमाम देशों को, भारत को भी, चीन को भी, रूस को भी, यूक्रेन को भी, कोलंबिया को भी। और अभी तो ग्रीनलैंड को लेकर के जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, और शुरुआती दौर में भी उन्होंने जिस तरीके से अपना मंतव्य व्यक्त किया था, वो अपने आप में बहुत ही निंदनीय है और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है। आज हम उसी पर चर्चा करने जाएंगे, और खास करके चाबहार एयरपोर्ट को लेकर के भारत पर जिस तरीके से उन्होंने दबाव बनाया और ईरान पर उन्होंने दबाव बनाया, और ईरान के बहिष्कार को लेकर के भारत पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। और उसके चलते चाबहार एयरपोर्ट, जो हमारी इतनी महत्वाकांक्षी योजना थी भारत की, उससे भारत को हाथ खींचना पड़ा, अपना हाथ खींचना पड़ा। आज हम इन्हीं सबको, और खास करके ग्रीनलैंड पर जो उन्होंने फिर से धमकी दिया है और सेना भेजने का उन्होंने अपना मंतव्य जाहिर किया है, और उसको लेकर के नाटो माइनस अमेरिका की जिस तरीके की गतिविधियां वहां हुई हैं, उसका क्या असर पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, और क्या असर पड़ने वाला है आने वाले दिनों पर दुनिया की राजनीति पर और भारत की राजनीति पर, खास करके हम उस पर चर्चा करें। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर के पासा। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र के डायरेक्टर रह चुके हैं। आपका स्वागत है पाशा जी। हमारे साथ बंबई से जुड़े हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और वैश्विक मामलों के जानकार डॉक्टर सलीम खान, और हमारे साथ पूर्व IAS अधिकारी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी व्यास जी जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों का स्वागत है व्यास जी। तो हम चलते हैं पहले प्रोफेसर अपने व्यास जी के पास। व्यास जी, आप इन सारी इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? व्यास जी। सभी पैनलिस्ट को नमस्ते और आपको नमस्कार तिवारी जी। दो तीन चीजें मैं ग्रीनलैंड के बारे में कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि ग्रीनलैंड जैसा हम सभी जानते हैं कि ऑटोनोमस रीजन है डेनमार्क का, और अमेरिका और यूरोप के बीच में ये अटलांटिक सागर में स्थित है। इसका टोटल एरिया 8,36,000 स्क्वायर माइल्स है और मात्र 56,000 लोग उसमें रहते हैं। लेकिन इसकी खासियत यह है कि यहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और रेयर अर्थ मेटल पाए जाते हैं जिसका दोहन अभी नहीं हुआ है। तो मैं इस नज़रिए से इसको देख रहा हूँ कि आज की तारीख में जो ट्रम्प प्रशासन है, जो पहले से अमेरिका की नीति चली आ रही थी रजीम चेंज की, उसने एक नई नीति दिया हुआ है कि वो जहाँ चाहेंगे, जिधर चाहेंगे नज़र फेरेंगे और नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करेंगे ताकत के बल पे। क्योंकि आज की तारीख में वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया है। अमेरिका का मुकाबला ये कहा जाए कि अमेरिका के अश्वमेध घोड़े की रास थामने की कुव्वत आज की तारीख में किसी भी दूसरे के पास नहीं है। पहले यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर के विघटन के बाद से चाइना उभर रहा है, लेकिन अभी भी चाइना की स्थिति वो नहीं है कि वर्ल्ड अफेयर्स में उसकी ताकत को रोक सके। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका लगातार वियतनाम में उसने युद्ध किया, हारा, भागा, वहां से अलग बात है। लेकिन अब देखें इधर, अगर 21वीं शताब्दी की बात करें तो इराक में उसने तख्ता पलट दिया, रजीम चेंज किया। लेकिन वहां पे सद्दाम हुसैन को उसने गिरफ्तार करवा के वहीं पे ट्रायल किया। उसने लीबिया को ध्वस्त कर दिया, उसने ईरान पे बम्बार्डमेंट इधर किया, अभी ट्रम्प के समय में बम्बार्डमेंट किया। अफगानिस्तान में उसने हस्तक्षेप किया, फिर उसको भागना भी पड़ा, अपनी फौजें विड्रॉ करनी पड़ी, लंबे समय तक रहा। और उसने आज की तारीख में जो महत्वपूर्ण देश हैं मध्य एशिया के, मिडिल ईस्ट के, जिनको सऊदी अरेबिया, कुवैत और ये तमाम जो देश हैं, UAE वगैरह, उनसे दोस्ती भी कर रखी है, तो उसे लगता है कि उसका हाथ पकड़ने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। इसलिए पहली घटना वेनेजुएला से शुरू हुई और अब ग्रीनलैंड में पे उसकी नज़र कई कारणों से, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे रेयर
अर्थ मेटल्स हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, और वो कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हमारे लिए उस ग्रीनलैंड का है, क्योंकि उस पर चाइना और रशिया की नजर है। वो कह रहे अगर कोई युद्ध हुआ और इन्होंने कब्जा कर लिया तो निश्चित तौर से अमेरिकन इंटरेस्ट को नुकसान होगा उससे। और आज की तारीख में जो अमेरिका का जो जनमत है उसका एक बड़ा हिस्सा मागा, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर विश्वास करने वाला है, जिसने बाकायदा आप देखेंगे उनके सीनेट पे हमला भी कर दिया था जब ट्रम्प की हार हुई थी। तो उससे बड़ी खुशी है कि हाँ, अमेरिका ग्रेट बन रहा है। 1959 में हवाई आइलैंड 50वां स्टेट बना था अमेरिका का, और अमेरिका की कोशिश अभी हाल में थी ट्रम्प की खास करके कि हम 91 स्टेट बना ले। कनाडा के पीएम को गवर्नर कहता था, गवर्नर जो भी उनका नाम रहा हो, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो अब वो चाहता है कि ग्रीनलैंड उसका 51वां स्टेट हो जाए, और इसके लिए वो हर तरीके से तैयार है। उसने लुइजियाना खरीदा था पैसा दे करके, उसने अलास्का खरीदा था पैसा दे करके। वो कह रहा पैसा भी मैं डेनमार्क को दे सकता हूँ, तो पैसे से दे दो, नहीं तो ताकत के बल पे दे दो। अब रही बात नाटो की, ये जो तमाम जो नाटो के देश हैं, उनमें खास करके ब्रिटेन और जर्मनी और ये फ्रांस, इनका कहना है कि नहीं ग्रीनलैंड रहेगा डेनमार्क के ही पास। इनके फौजी भी गए हैं अभ्यास करने के लिए, कहते हैं कि नाटो फिर बिखर जाएगा। लेकिन मुझे लगता क्या है कि नाटो में अगर अमेरिका हट जाएगा तो इनमें से किसी के पास इतनी ताकत नहीं, इतनी शक्ति नहीं है कि वह नाटो को उसी प्रकार से चला सके जिस प्रकार से नाटो अब तक चलता रहा। हालांकि नाटो की जरूरत भी मैं नहीं समझता। जब वार्सा पैक्ट बना 1948 में, रशियन कम्युनिस्टों को रोकने के लिए नाटो बना, और 1956 में वार्सा पैक्ट बना नाटो के खिलाफ। और गोर्बाचेव ने जब सोवियत रूस को खंड खंड होने में मदद किया, तो कहा जाता है कि उसकी बातचीत उस समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति से हुई थी कि आप नाटो को भंग कर दीजिए, क्योंकि वार्सा पैक्ट खत्म हो गया, ईस्टर्न यूरोप जो है सो वो अब कम्युनिस्ट नहीं रहा, तो अब तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन विश्व जो साम्राज्यवाद है, जो इम्पीरियलिज्म है हेडेड बाय यूएसए, तो उसने लगा कि नहीं रहना चाहिए ताकि उसके बल पे हम कहीं भी कुछ कर सकेंगे। अब याद कीजिए कि चाहे इराक का मामला हो, चाहे लीबिया का मामला हो, चाहे दुनिया में कहीं भी अमेरिका का हस्तक्षेप का मामला हो, ये पश्चिमी यूरोप के देश, ये नाटो के जो देश हैं, वो लगातार समर्थन करते रहे थे। तो आज की तारीख में ट्रम्प ने इनको भी धमकी दे दी है। ये तो बनिया लोग हैं, बनिया मतलब गलत सेंस नहीं कह रहा हूँ, व्यापारी लोग हैं, ताकि टैरिफ बढ़ा देंगे। आज ही उसने धमकी दिया फ्रांस को कि मैं 200% कर दूंगा, तो ग्रीनलैंड की बात उसके मुंह से निकल गई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो टैरिफ की मार रहा है, और वो कह रहा है कि मैं बलशाली तो मैं ही हूँ, मेरे बल पे तुम हो तो मैं फौजी भेज दूंगा या खरीद लूंगा, तुमको पैसा ले लो हमसे। तीनों तरीके से वो तरीका इस्तेमाल कर रहा है कि ग्रीनलैंड हमारे पास होना चाहिए। और ये सारा का सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया भर में यह कोशिश लगातार होती रही कि केवल एक ही पावर सेंटर हो, एक ही बलशाली हो, और ये सभी लोग, मैं तो मानता हूँ, लठायत थे पश्चिमी यूरोप वाले अमेरिका के। हमने देखा था कि जिस समय इराक पे हमला हो रहा था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे, उस समय जो ब्रिटेन के ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो तो जगह जगह घूम रहा था अमेरिका का पक्ष लेने के लिए। क्या उसका लेबर पार्टी का था, जो अभी पीस बोर्ड का कुछ बना है, नाम मैं भूल रहा हूँ, ब्रिटेन का। तो ये लोग तो लगातार ही रहे हैं, ये तो लैकी रहे, मैं कहूँगा एलाइज भी नहीं, मैं लैकी कहूँगा। इनकी हिम्मत नहीं है उस टाइम के खिलाफ कुछ करने की, भले ही कुछ दिखला रहे होंगे। रही बात चाबहार के बारे में, तो ट्रम्प ने जब ईरान पे बम्बार्डमेंट किया था, हमारा स्टैंड क्या था? सीधा सीधा लग रहा था कि ईरान के ऊपर, ईरान की आंतरिक स्थिति जो भी हो, अब हम सभी जानते हैं कि यूएनओ का जो गठन हुआ था, यही हुआ था कि एक देश के मामले में जिसका आंतरिक मामला है उसमें दखल कोई नहीं देगा। उसकी जो सार्वभौमिकता है, जो सॉवरेनिटी है, उसे आदर किया जाएगा, हर देश बराबर है। लेकिन ईरान पे उसने हमला कर दिया, इजराइल के मदद में उसने हमला कर दिया, और हम लोग चुप रहे। तो स्वाभाविक है कि वो नहीं चाहता कि ईरान के साथ हम तेल भी खरीदे, जैसे रशिया के साथ हम तेल नहीं खरीदे। तो वो कह रहा है कि ईरान के साथ संबंध रखोगे तो हम टैरिफ बढ़ा देंगे, हम तुम्हें मतलब परेशान कर देंगे। तो निश्चित तौर से आज की जो हमारी सरकार है, मुझे नहीं लगता वो ट्रम्प के सामने खड़ा होने की हिम्मत भी कर पा रही है, क्योंकि ट्रम्प तो बोल रहा है कि 8 युद्ध हमने रुकवाए, उसमें भारत पाकिस्तान भी शामिल है।
लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से हमने ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये शब्द भी नहीं सुना, क्योंकि उनकी हिम्मत भी नहीं उनका नाम लेने की। और लोग तो कह रहे हैं, जो आप जैसे जानकार लोग हैं वो बताते हैं, पाशा साहब जैसे जो वर्ल्ड अफेयर्स को जानते हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी कोशिश है कि आमना सामना भी ट्रम्प से नहीं हो। तो वैसी दशा में भारत को बाहर से अगर ट्रम्प कहेगा कि तुम भागो यहाँ से, निकल जाओ, वो निकल जाएगा, वो मुकाबला भी नहीं करेगा, पैसा भले ही खर्च किया हो। तो स्थिति ये है। सबसे बड़ा खतरा मुझे लगता है कि माइट इज राइट के आधार पे वर्ल्ड अफेयर्स का निर्धारण हो रहा है, विश्व व्यवस्था यानी वर्ल्ड ऑर्डर का निर्धारण हो रहा है। ये कहीं हमें तीसरे युद्ध, विश्व युद्ध की ओर धकेल नहीं दे, इस बात का भी डर हमें, और मैं समझता हूँ कि बाकी विद्वान जो पैनलिस्ट हैं वो बताएंगे। लेकिन मुझे तो ऐसे डर लग रहा है कि आज न कल कहीं तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो जाए, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस जब फेल हुआ तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, बहुत भयानक हुआ। और अब यूएनओ अगर फेल हो जाएगा, उसको काम नहीं करने दिया जाएगा, परमानेंट जो मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है, जो खुद ही हमला करके, एग्रेशन करके, जिस एग्रेशन को रोकने के लिए यूएनओ भी बना था, विश्व शांति के लिए बना था, अगर यही एग्रेशन करने लगेंगे तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये भैंस हमारी चली गई है, दुनिया के भी पैमाने पर देखी जा रही है, और लाठी लेकर के ट्रम्प खड़ा है और कहता है कि हम इसके बल पर हम निर्णय कराएंगे, हम सारी चीज कराएंगे। जो जिस तरीके से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में उसने परमाणु बम फेंक करके अपने आधिपत्य जमाने की कोशिश की, वही कहीं न कहीं से आज की तारीख में दिखाई पड़ रहा है। हम चलते हैं, प्रहरी की पराकाष्ठा देखने को मिल रही है देशों में भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। और ट्रम्प ऐसी हालत में लाठी लेकर भी खड़ा है, और जहां तक इसको भैंसें दिखाई पड़ रही है, सबको अपना घोषित कर रहा है, अपनी भैंसों को कि चलो जितना जहां अपना जैसे चलना है। अंतिम टिप्पणी के साथ इसका इस कार्यक्रम का समापन करें व्यास जी। बहुत अच्छी बातें हो गई, और लास्ट में पाशा साहब ने कहा, मुझे ये कहना था कि यूनाइटेड नेशंस में चूंकि केवल ट्रम्प सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि आप देखेंगे इजराइल फलस्तीनियन वार के समय भी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस ने युद्ध अपराधी घोषित किया, उसको सिक्योरिटी काउंसिल को ही एग्जीक्यूट करना था, उसने रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज क्या कर दिया? ट्रम्प के वीटो के वजह से अब बात आगे नहीं बढ़ी। और जैसे गांव में लिली लिली कहा जाता है, उसी तरीके से जो राजदूत था इजराइल का, उसने तो यूनाइटेड नेशंस की बिल्कुल खड़े होकर के कहा नहीं मानते हैं, उसकी बधिया बैठाने की कोशिश की। अमेरिका ने भी वही किया। तो शुरुआत हो गई कि यूनाइटेड नेशंस को बेकार कर दिया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल का काम था एग्रेशन को रोकना, विश्व शांति को स्थापित करना, लेकिन जो वीटो पावर इन 5 परमानेंट मेंबर्स का है। मैं सुन रहा था जिस समय वेनेजुएला के मसले पर बातचीत हो रही थी, सब लोग अपना रटा रटाया, लिखा लिखाया जो उनके सरकारों ने दिया था टेक्स्ट, उसको पढ़ रहे थे, और उसमें बहुत साफ दिखाई दे रहा था कि कहने के अलावा चाइना और रशिया ने विरोध किया, इसके अलावा वो आगे आगे चीजों को बढ़ा ही नहीं सकते थे। और ये भी देखा कि ब्रिटेन हो चाहे फ्रांस हो, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही गलत करार करते हुए न इधर के न उधर के किए जा रहे थे। यानी जैसा कि उन्होंने कहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विश्व जनमत बनाने के लिए उसको फिर जनरल असेंबली में ले जाना चाहिए था, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ, और बात वही ढाके 3 पात हो गए। तो मुझे लगता है कि जब यूनाइटेड नेशंस बेकार हो जाएगा और ये गाजा पीस बोर्ड के नाम पे 1-1 बिलियन यानी 1-1 अरब डॉलर दे करके लोग देशों को उसको मेंबर बनाएंगे, तो पैरेलल यूएन खड़ा हो जाएगा। 75 देशों को सुनते हैं कि इनकी ओर से न्योता गया है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और हिंदुस्तान भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है। फ्रांस ने कह दिया कि नहीं, तो बोला तुम्हारे विस्की शैंपेन पर 200% लगा देंगे टैरिफ। तो कुल मिलाकर के जो दुनिया जिस दिशा में जा रही है, और अभी बात हो रही थी कि ट्रम्प के 3 ही साल है, दरअसल रिपब्लिकन पार्टी की औकात नहीं है, मैं कहना चाहूंगा, विरोध करे। मैं तो देखिए लगभग हर साल वहां जाता हूं, और मुझे वहां पे चाहे वहां के अखबार हों चाहे वहां के टेलीविजन चैनल्स हों, रिपब्लिकन पार्टी की औकात में नहीं देखता जो ट्रम्प का विरोध करे। 2019 में ट्रम्प ने कह दिया था कि मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करूंगा, याद कीजिए।
क्योंकि वो दूसरी जी बार नहीं जीत करके उस समय आया था, वरना ये इतनी तभी हो गई होती। अब वो जीत करके आया हुआ है। तो अमेरिका अपने को ग्रेट बनाने के नाम पे रिपब्लिकन पार्टी, जो पहले प्रोग्रेसिव पार्टी होती हुआ करती थी लिंकन के जमाने में, मैं तो अमेरिकन हिस्ट्री देख रहा हूँ, मेरे पास पॉल जॉनसन की किताब है, और मैं देख रहा हूँ किस प्रकार से जो रिपब्लिकन पार्टी थी वो धीरे धीरे कंजर्वेटिव होती चली गई, और डेमोक्रेटिक पार्टी जो एफडीआर के समय आई वो धीरे धीरे न्यू डील के नाम पे थोड़ा प्रोग्रेसिव होते होते चले गए। तो जो अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी है उसमें ऐसे ही हॉक्स भरे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं नहीं समझता कि वो ट्रम्प का रोक पाएंगे। और जो मागा के जो सपोर्टर्स हैं, वो मागा के सपोर्टर्स तो बम बम किए जा रहे हैं, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दुनिया पहले एक ध्रुवी हुई और एकांगी होती चली जा रही है। ये दुनिया के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जैसे अपना एकाधिकारी सत्ता कहीं के लिए भी, अहंकारी सत्ता कहीं के लिए भी, तो वो एकाधिकार और अहंकार दुनिया की विश्व राजनीति में हमको दिखाई पड़ रहा है। ये प्रसंग बहुत ही दुखद है। अब आगे क्या होता है, कैसे होता है, देखिए आप सारे साथी आए, और खास करके ग्रीनलैंड को लेकर के, ग्रीनलैंड तक मामला नहीं है, मामला ये वेनेजुएला का भी नहीं है। तो अब तो मामला यह है कि दुनिया बारूद की ढेर पर बैठ गई है। जिस परमाणु बम को लेकर के अमेरिका अपना वर्चस्व स्थापित किया, आज वो तमाम देशों के पास परमाणु बम है। और अगर कहीं इसी तरीके का खुराफाती दिमाग अगर और जगह से भी अगर आ गया और प्रतिकार लेने के लिए उड़ गया, तो यह जो बारूद की ढेर पर या ये परमाणु बमों के ढेर पर दुनिया बैठी है, उस दुनिया का हमारे क्या होगा, हम सबकी चिंता इसकी है, विश्व मानवता की चिंता इसकी है, विश्व बंधुत्व की चिंता उसकी है। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आफ्ताब कमल पाशा जी, व्यास जी और सलीम साहब। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको धन्यवाद, नमस्ते।